हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ पंकज कौशिक। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो पे। हम फिर से आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। एंड टॉपिक से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द स्टडी स्टूडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, इससे रिलेटेड हम जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था लाइब्रेरी एंड इट्स टाइप्स, लाइब्रेरी क्या है और उसके प्रकार क्या है। आज हम देख रहे हैं लाइब्रेरी के 5 लॉज क्या हैं। तो लाइब्रेरी के 5 लॉज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ऑफ इससे रिलेटेड हार्डली 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही आता है, चाहे हम आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें या हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें। तो इतने क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो, प्लस क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के टाइप्स होंगे, प्रकार होंगे और किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे आपसे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मटेरियल में आपको समझाया जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारे पिछले जो भी टॉपिक्स हमने अब तक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसका हार्ड कॉपी चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे स्क्रीन पे दिए गई डिटेल के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लाइब्रेरी साइंस के लॉज किसने दिए हैं। तो आप लोग बहुत ही वेल नोन होंगे एक नाम से, SR रंगनाथन, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। तो पहले हम लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ से पहले थोड़ा सा डिटेल इनकी बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप रंगनाथन के बारे में ही नहीं जानते हैं तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का फिर, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब में रंगनाथन का एक अपना इम्पोर्टेंस अलग ही रहा है। तो रंगनाथन कौन है, कैसे हैं थे और उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें उनको देख लेते हैं। और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आता है ये सब, लेकिन अगर आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को डिफाइन करने वाला क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकली भी, जो आप रिटन पेपर में आप सब्जेक्ट में बताते हैं, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पोर्शन रंगनाथन के बारे में लिखना होता ही है। तो रंगनाथन कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। रंगनाथन जो थे उनका SR रंगनाथन के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है श्याली राम मित्रा रंगनाथन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि SR में S और R का फुल फॉर्म क्या है, जो बच्चों को अक्सर नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि वो SR रंगनाथन के नाम से ही जानते हैं, जबकि फुल फॉर्म भी आपको हमेशा पता होना चाहिए। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था और 27 सितंबर 1972 को इनका डेथ हुई थी। तो जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म का दिन 12 अगस्त वाला, वही हमारा लाइब्रेरियन डे के नाम से भी बहुत फेमस है, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है। किस दिन जो है लाइब्रेरियन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो हमारा SR रंगनाथन के नाम पर है, जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये एक लाइब्रेरियन थे, मैथमेटिशियन थे इंडिया के। हिज मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो था फील्ड वर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका जो कार्य जो प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए बहुत फेमस रहे हैं, वो था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मेजर फैसेटेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, CC जो था वो कॉलम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग था। वैसे ही DDC डेनवे डेसिमल क्लासिफिकेशन वो था डेवी के अकॉर्डिंगली। ऐसे ही CC कॉलम क्लासिफिकेशन जो इनके अकॉर्डिंग था। दो ही हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जो बहुत पॉपुलर फेमस हुए हैं, जिसके अंदर CC जो है इनका था और डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC जो कि दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब CC के बारे में बता रहे हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया था। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। तो दैट्स आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन बता दी जाएंगे, लाइक आपका SR रंगनाथन, डेवी, ब्रूक या मूर, कोई भी आपके 4 नाम लिख दिए गए हैं, उसमें से आपको SR रंगनाथन के ऊपर टिक करना होता है। दैट्स आवर राइट आंसर।
हमारा जो लाइब्रेरियन डे है, मैंने आपको बताया नेशनल लाइब्रेरियन डे, वो इनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मनाया जाता है। ही वॉज अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1945 to 47, 45 से लेकर 47 तक, 1945 से 1947 तक ये जो है लाइब्रेरियन रहे थे। कहाँ के? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रहे हैं ये 1947 से 1955 तक। और जो इनका लास्ट अपॉइंटमेंट था, डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ऑफ ऑफर हायर डिग्रीज। ही वॉज प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे कहाँ के? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, दैट्स आवर एब्रीवेशन। ये एक एब्रीवेशन है जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ILA की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसमें ये 1944 से 1953 तक रहे थे। फिर 1957 में ही वॉज इलेक्टेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, FID। ये हमारा एक नेक्स्ट एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मीन्स होता है कि शॉर्ट फॉर्म में किसी चीज़ को लिखना, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, पेपर में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो साथ साथ ही मैं आपको कुछ एब्रीवेशंस भी इसके अंदर नोट डाउन करवाता हुआ जा रहा हूँ, जिसको हमेशा आपको याद रखना है, पेपर में अक्सर ये वाले क्वेश्चन आते हैं। एक छोटे से ही इंट्रो के अंदर कितने सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, यही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, द स्टडी स्टूडियो का। क्या कि हम आपको ना सिर्फ किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, वो भी हम आपको समझाते जाते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जिसके वाइस प्रेसिडेंट रहे थे लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, तो ये था इनका छोटा सा संक्षिप्त जीवनी जिसे कह सकते हैं, बायोग्राफी जिसे कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको भी डिस्कस किया है। यही चीज़ अगर हम हिंदी में भी बताए कोशिश करें, तो वैसे तो मैं इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट कर ही दिया है, फिर भी एक छोटा सा जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं हम इसका, कि रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को हुआ था, श्याली मद्रास वर्तमान जो कि चेन्नई में है। रंगनाथन की जो शिक्षा श्याली के हिंदू हाई स्कूल मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, जहां उन्होंने 1913 से 1916 में गणित में BA MA की उपाधि प्राप्त की थी, और टीचर्स कॉलेज सईदापेट में हुई थी। 1917 में गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में नियुक्त किए गए थे, और बाद में 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर में 1921 से 23 के दौरान वो प्रेसिडेंट कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य के तौर पे नियुक्त थे। 1924 में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन बनाया गया, और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। परंतु जब उनका वहाँ मन नहीं लगा तो वहाँ से वो वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने 1985 में मद्रास में उन्हें यह काम पूरी दोबारा से लगन के साथ स्टार्ट किया, और 1944 तक वे इस पद पर ही बने रहे। 1945 to 47 के दौरान उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के तौर पर पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था, और 1947 से 54 के बीच में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। 1954 से 1957 के दौरान विश्वविद्यालय उज्जैन में अतिथि प्राध्यापक पर रहे, और 1962 में उन्हें बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान डॉक्यूमेंटेशन वाला जो सेंटर है आपका प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, और इसके प्रमुख भी बने रहे। जीवंत पर्यंत यानी कि अपने लास्ट टाइम पीरियड तक वे इसी में ही जुड़े रहे थे, और 1965 में भारत सरकार द्वारा उनको पुस्तकालय विज्ञान में राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो ये थी इनकी एक छोटी सी बायोग्राफी, जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। उनका फुल नेम क्या है, उनका ईयर, उनके डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे जो हमारा लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, वो कहाँ पर वो सबसे पहली बार एज अ लाइब्रेरियन रहे, किन किन चीज़ों में उन्होंने योगदान प्राप्त किया, वो सब चीज़ें हम आगे देख लेते हैं। तो जो उनके नोटेबल वर्क्स हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण कार्य जो उनके जीवन काल में उनके द्वारा किए गए थे, वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि उन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हेल्प की, सेकंड है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए, नेक्स्ट है कॉलम क्लासिफिकेशन दिया, रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन उन्होंने एक ये बनाया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड थे जिसके अंदर एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड
लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, लाइब्रेरी मैनुअल्स, लाइब्रेरी अथॉरिटीज, लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी वर्कर्स, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, हेडिंग एंड कैनन्स, कंपैरेटिव स्टडीज, 5 कैटलॉग कोड्स। ये सारे उनके द्वारा किए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं। अगर आप देखें तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उनको पद्मश्री भी मिला है, जो कि 1957 में दिया गया था। तो यही चीज़ अगर हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार दोबारा से, हमारे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे, तो इनके साथ इनकी आप डेट भी याद रखें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 1931 में आए थे, इनके द्वारा दिए गए थे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934, और आपका प्रोलेगेमनो टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 1938, एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945, क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन 1948, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951 एंड हेडिंग एंड कैनन्स 1955, जो कि इनके प्रमुख कार्यों में से जाने जाते हैं। तो ये था पहला हमारा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था एसआर रंगनाथन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हमने रंगनाथन के बारे में अभी पढ़ लिया है, देख लिया, समझ लिया है। तो लाइब्रेरी साइंस के लॉज किसने दिए? एसआर रंगनाथन द्वारा दिए गए थे और 1931 में दिए गए थे। अब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है ये पढ़ लेते हैं। देखिए, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज आपने अक्सर देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में आप हमेशा इन्हें पढ़ते आए हैं या जिस सीक्वेंस में मैं आपको अभी इन्हें बताने वाला हूं, आपको ये हमेशा उसी सीक्वेंस में ही याद रखने हैं। ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। क्या कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, फोर्थ क्या है और फिफ्थ क्या है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। आप किसी भी लॉ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसी अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है? द फर्स्ट वन इज, हम पहले हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेते हैं, साथ साथ करते हुए चलेंगे। बुक आर फॉर यूज, ठीक है, हिंदी में हो गया आपका पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। सेकंड वन इज एवरी पर्सन हिज और हर बुक, तो क्या बना? हर व्यक्ति की अपनी पुस्तक। थर्ड वन इज एवरी बुक इट्स रीडर, हर किताब का अपना पाठक होता है। फोर्थ है आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ इज अ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में क्यों कहा? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो फिफ्थ लॉ में आपको लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ही लिखना होगा। आप कहते हैं एवरी रीडर हिज और हर बुक को फिफ्थ लॉ पे नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स याद रखना क्या कि आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है। और यही हमारे चैनल का मोटिव है द स्टडी स्टूडियो का, क्या कि आपको हम टाइम टू टाइम बताएं कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं और कहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 लॉज हो गए हैं। अब इन्हीं 5 लॉ को हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं डिटेल में। द फर्स्ट वन इज बुक आर फॉर यूज। ओके, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज बुक आर फॉर यूज कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। ये किसके? लाइब्रेरी सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है। This law means that books in a library are not meant to be shut away from the users. Ranganathan observed that the books were often chained to prevent their removal and that the emphasis was on a storage and preservation rather than use. He did not reject the notation of the preservation and storage were important, but he asserted that the purpose of such activities should be promoted use without user access to material. There is a little value in these items. क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट लॉ आपका जो है लाइब्रेरी के जो भी आपके सर्विसेज हैं उसके ऊपर शो करता है। किताबें जो हैं क्या हैं? उसके उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए हैं।
उनको किसी भी शेल्फ में या अलमीरा में हम बंद करके नहीं रख सकते। अगर बंद करके रखना ही है तो फिर हमने रखी क्यों है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम एशियन टाइम पर देखें जाएं तो लाइब्रेरी का जो पर्पस था वो सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन या बुक को स्टोर करने के लिए, संग्रह करने के लिए ही होता था, या उसका जो प्रयोग है वो लिमिटेड लोगों के द्वारा ही किया जाता था जो राजघराने से संबंधित होते थे या जो ऊंची पदवी पर होते थे। लेकिन रंगनाथन के अकॉर्डिंग जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं, ये तो सभी के प्रयोग के लिए हैं, हर कोई इसको यूज़ में लाए, तभी इनका उपयोग जो है बेहतर तरीके से देखने को मिल सकता है, या समाज में इसकी ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने इस लॉ का निर्माण किया। ठीक है, तो हिंदी में एक बार इसी चीज़ को दोबारा से देख लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का जो पहला नियम पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकालय सेवाओं का आधार बनता है। इस नियम का अर्थ है पुस्तकालयों में पुस्तकों का उपयोगकर्ता से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। रंगनाथन ने देखा कि पुस्तकों को हटाने से रोकने के लिए अक्सर उन्हें जंजीरों में बांध दिया जाता है, मतलब कि उन्हें अलमीरा में या स्टैक्स के ऊपर अपना स्टोर कर दिया कि भाई तुम्हें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये वाला मटेरियल अवेलेबल हो या ना हो। तो उसके लिए भी अलग ऑप्शंस हैं, जैसे उसका डिजिटल फॉर्म में आप उनको अवेलेबल करा दो या उनकी कॉपीज़ बनवा लो आप, तो वो उनको अवेलेबल करा दो इसके अकॉर्डिंग। तो उनके उपयोग की बजाय भंडारण या संरक्षण पर जोर दिया जाता था। कंजर्वेशन जैसे कहा था, कंजर्वेशन इज आल्सो नेसेसरी थिंग, जरूरी जरूर है, लेकिन कंजर्वेशन का मीनिंग ये नहीं है कि क्या उनका प्रयोग ही ना किया जाए। उन्होंने इस धारणा को खारिज नहीं किया, बल्कि संरक्षण और भंडारण के महत्वपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य उपयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए, ना कि उसको प्रयोग में लाने से रोकना। ठीक है, सामग्री तक उपयोगकर्ता की पहुंच के बिना जो यूजर्स हैं, अगर वो उस सामग्री तक, उस बुक्स तक, उस डॉक्यूमेंट तक, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वह सभी डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन सभी व्यर्थ हैं। तो इन वस्तुओं का मूल्य भी कम हो जाता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यही है आपका पहला नियम। अगर हम बात करें कि जो पहला नियम है ये लाइब्रेरी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो अब हम वो देख लेते हैं कैसे होता है प्रयोग में। कि लाइब्रेरी की लोकेशन, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी कहीं दूर जंगलों में है, तो क्या करोगे ऐसी लाइब्रेरी का, या लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इजीली, तो कैसे करोगे। या फिर लाइब्रेरी के जो आपकी लोन पॉलिसीज हैं, जिसको हम ऋण नीतियाँ कहते हैं, अगर वो सही नहीं है, इतनी कॉस्टली हैं, तो आप कैसे उसको प्रयोग में लाओगे। जो उसके आवर्स एंड डेज के ऑपरेशंस के जो टाइमिंग पीरियड है वो आपके साथ मैच नहीं करती हैं, तो उसका प्रयोग कैसे करोगे। एग्जांपल, अगर लाइब्रेरी आपकी अर्ली मॉर्निंग में जल्दी खुल जाती है, सुबह 6 बजे से खुल गई, तो सुबह 6 बजे भी जाके कोई प्रयोग नहीं करने वाला है। रात को लेट खुलेगी तो भी प्रयोग नहीं कर पाओगे। या आपके ऑफिस आवर्स में ही खुल रही है और आपका ऑफिस आवर्स के बाद जब आप उसको प्रयोग करना चाह रहे हो तो भी आप उसको प्रयोग में नहीं ला पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। यही फर्स्ट लॉ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। क्वालिटी ऑफ स्टाफिंग, कर्मचारियों की गुणवत्ता, मीन्स कि क्या वो आपको हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। इस सब चीज़ों में जो स्टाफ होता है उनका काम सिर्फ बुक को स्टोर करना ही नहीं है, या सिर्फ क्या कि उनको प्रोसेस करना ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे स्माइल के साथ वो आप लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं या नहीं। या फिर क्या आप जिस की चीज़ की ज़रूरत है, जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्या उसको प्राप्त करने में वो आपकी हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। ये भी चीज़ आपको फर्स्ट लॉ इंडिकेट करता है या समझाता है। और लाइब्रेरी का फर्नीचर और जो टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी पुस्तकालय का फर्नीचर और तापमान नियंत्रण, मीन्स कि फर्नीचर मीन्स कि जहाँ आप इजीली आरामदायक तरीके से बैठ के उस इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाएँ, पढ़ पाएँ, सीख पाएँ। टेम्परेचर कंट्रोल मीन्स कि ऐसा टेम्परेचर ना हो कि आप ना तो वहाँ बैठ पा रहे हैं ना पढ़ पा रहे हैं, और वह टेम्परेचर उन इंफॉर्मेशन या पुस्तक जो है उसके लिए भी नुकसानदायक ना हो। इसके लिए एक पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ, जो कि आपको लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उससे जुड़ी हुई किस प्रकार की होनी चाहिए वो बताता है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, क्योंकि हमारा मोटिव क्या था द स्टडी स्टूडियो का, कि सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं, हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देंगे और कैसे रिलेटेड उससे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी अवेयर कराएंगे। तो क्वेश्चन यही बनता है क्या कि कैसे उसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं लाइब्रेरी की फर्स्ट लॉ की,
जो फर्स्ट लॉ में आप क्या इंक्लूड करते हैं या फर्स्ट लॉ आपको सिखाता है। तो जो मैंने आपको अभी ये 5 सर्विसेज बताई हैं या इम्प्लीकेशन बताए हैं लाइब्रेरी लॉज के, आपको ये याद होने चाहिए। क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइब्रेरी का लोकेशन, लाइब्रेरी की लोन पॉलिसीज, आवर डेज ऑपरेशंस, क्वालिटी ऑफ स्टाफिंग एंड द लाइब्रेरी फर्नीचर एंड टेम्परेचर कंट्रोल। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है। या क्या बनेगा कि ये वाले सीक्वेंस लिख के आ जाएंगे, ये सभी जो कहते हैं इम्प्लीकेशंस के लॉज हैं ये किस लॉ से रिलेटेड हैं, तो ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हैं। अपोजिट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है आपका एवरी पर्सन हिज और हर बुक, अर्थात कि हर व्यक्ति की अपनी पुस्तक होती है। जैसे कि आप इस टैगलाइन से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग नेसेसरी होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पुस्तक ऑलरेडी डिसाइड होती है। ठीक है, सेम इसी का ही अपोजिट होता है आपका थर्ड लॉ, जो कि आपको बताता है कि हर किताब का अपना पाठक होता है, एवरी बुक इट्स रीडर। दोनों ही एक दूसरे से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दोनों के जो अपने फंक्शंस हैं या दोनों के जो इम्प्लीकेशंस हैं लाइब्रेरी के अंदर वो अलग हैं, इसलिए दोनों दूसरे से अलग कहे जा सकते हैं। अब क्या है आपका सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी पर्सन हिज और हर बुक means that librarians are to serve a wide collection of users, acquire literature to fit a wide variety of needs, and refrain from judging what specific patron choose to read। मतलब कोई स्पेसिफिक यूज़र किस अकॉर्डिंग अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी बुक या कौन सी किताब सेलेक्ट करता है पढ़ने के लिए। लाइब्रेरियन शुड रिस्पेक्ट दैट एवरीवन इज़ डिफरेंट। लाइब्रेरियंस जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक रीडर की। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी चॉइस है, अपनी नीड है, अपने यूज़र के अकॉर्डिंग वो डिमांड है। तो लाइब्रेरियन शुड रिस्पेक्ट द एवरीवन इज़ डिफरेंट एंड एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट रिगार्डिंग द बुक दे चूज। और हर एक का अपना कहते हैं टेस्ट अलग है बुक्स का, यानी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए होती है। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, Ranganathan named children the physically disabled artisans, newly literate adults, the intellectually disabled, working class individuals and individual with the interest as a specific group। अगर कोई specific group of information का कोई need है तो वो लोग बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, किसी ने नई नई कोई एजुकेशन ली है उसके रिगार्डिंग वो अपनी अलग इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है। रिसर्चर्स अलग लेते हैं, डॉक्टर्स, फिलोसफर, इंजीनियर, राइटर, सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल रीडर दैट आर सर्व थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। तो ये सभी आपके सेकेंड लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं। द वेरिएंट इस लॉ का एक और है, बुक आर फॉर ऑल, कि किताबें सभी के लिए हैं। पुस्तकालय विज्ञान का जो दूसरा नियम है, हर व्यक्ति की अपनी अलग पुस्तक होती है। इसका अर्थ होता है कि पुस्तकालयाध्यक्षों के संरक्षकों के एक विस्तृत समूह की सेवा करनी है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा साहित्य प्राप्त करता है, और पूर्वाग्रह से बचना या यह तय करना कि विशिष्ट संरक्षक क्या पढ़ना पसंद करते हैं। अपनी अपनी पसंद है सबकी, उसके अकॉर्डिंग उसकी पसंद को जानना और वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना, यही आपका सेकंड लॉ। फिर पुस्तकालयाध्यक्षों को इस बात का भी सम्मान करना चाहिए कि हर कोई अलग है, कोई एक दूसरे से कहते हैं सेम नहीं काउंट किया जा सकता है, और हर किसी की अपनी पसंद भी अलग होती है पुस्तकों के बारे में। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का प्रकाशन के बाद रंगनाथन ने बच्चों, शारीरिक रूप से विकलांग, कारीगर, नवसाक्षर, वयस्क, बौद्धिक रूप से विकलांग, कामकाजी वर्ग से व्यक्तियों और विशिष्ट रुचि वाले व्यक्तियों को संभावित पाठकों के विशिष्ट समूह में रूप से नामित किया गया है। मतलब कि उनकी कैटेगराइज बना दी गई है। ठीक है, कि इनकी अपनी अलग अलग क्या नीड्स हो सकती हैं, जिन्हें दूसरे नियम के अनुप्रयोग के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। अब जो ये सेकंड लॉ है, ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर कैसे इम्प्लीकेशंस होता है। तो पहला है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य का दायित्व। ठीक है, राज्य का क्या दायित्व बनता है,
राज्य का दायित्व ये बनता है कि कहाँ पर कौन सा लाइब्रेरी होनी चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार के यूज़र और उनकी जो नीड्स हैं वो किस प्रकार की हैं, उसको समझते हुए लाइब्रेरी को ओपन कराना। इंफॉर्मेशन कलेक्शन डेवलपमेंट में उस लाइब्रेरी की हेल्प करना। ऐसे लॉज पॉलिसीज़ कानून बनाना जिसके मद्देनज़र उनको उनकी ज़रूरतें पूरा करने में हेल्प हो सके। तो ये सभी हैं राज्य के दायित्व। इसी प्रकार से पुस्तकालय प्राधिकरण के भी दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, यानी कि अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, या जैसे आपके जो इंफॉर्मेशन नीडी यूज़र्स हैं उनको उनकी चीज़ें मिल सके उसको समझना क्या हो सकती हैं। ऐसे ही ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ, यानी कि उनका काम सिर्फ अपना वर्किंग आवर्स पूरे करना नहीं है, उनका काम है उनकी ज़रूरतों को समझते हुए यूज़र्स की उनको फुलफ़िल करना, एक अच्छे स्माइल के साथ उनकी ज़रूरतों को समझना, ताकि वो आपके पास आने में किसी तरह से कोई हेजिटेट ना करे। उनके पास अगर आपके पास किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो क्या रेफरेंस सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे उनको उनकी जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग बुक्स हैं वो मिल सकती हैं, उसमें हेल्प करना। और इसी अकॉर्डिंग आपका फोर्थ पॉइंट होता है ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, पाठकों का दायित्व। उनका भी एक दायित्व बनता है क्या कि इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें, उसको ख़राब ना करें। जैसे बुक्स हैं तो फाड़े ना, बुक्स को चोरी ना करें, उसको कहते हैं पेज को फाड़ के ले जाते हैं वो सब ना करें, अच्छे से यूज़ करें, टाइमली वापस करें। अगर कोई कहते हैं इन्फॉर्मेशन आपने नहीं मिल रही है तो उसको आप जाके सर्च करने के लिए उनकी हेल्प लें। तो ये सभी के ही अपने अपने एक दायित्व हैं। तो जो सेकंड नियम है, जो सेकंड लॉ है, इसके अंदर आपके मेनली 4 इम्प्लीकेशंस के आपके लॉज आते हैं। कौन कौन से? ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का क्या दायित्व बनता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या दायित्व बनता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ, यानी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं प्राधिकरण के अंदर उनका क्या दायित्व है। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर्स, यानी पाठकों का क्या दायित्व बनता है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, लाइब्रेरी साइंस की। तो थर्ड लॉ है हमारा लाइब्रेरी साइंस का, वो है एवरी बुक इट्स रीडर, हर किताब का अपना पाठक होता है। रंगनाथन का मानना है क्या कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन बुक या डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में रखा है तो वो वेस्ट नहीं है। हो सकता है कि उसके यूज़र्स कम हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके यूज़र्स ना हो या किसी को वो इंफॉर्मेशन चाहिए ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या है वो यह है कि हर इंफॉर्मेशन जो है रखी हुई लाइब्रेरी में या किसी भी इंफॉर्मेशन सेंटर पे वो व्यर्थ नहीं होती है कभी। हो सकता है कि उसका प्रयोग थोड़ा लेट हो सकता है कि उसके यूज़र्स कम हों या यूज़र्स लिमिटेड हों, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ठीक है, यही चीज़ हमारी थर्ड लॉ को इंडिकेट करती है। द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी बुक इट्स रीडर मीन्स ऑल बुक हैव अ प्लेस इन अ लाइब्रेरी इवन इफ ओनली अ स्मॉल डेमोग्राफिक माइट चूज टू रीड देम। Ranganathan later clarified that the term book could be generalized to mean any document. आपका बुक का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमने एक बुक स्पेसिफिक कर दिया ना कि एवरी बुक इट्स रीडर, तो बुक की बजाय कोई भी आप मटेरियल हो सकता है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, या इन्फॉर्मेशन आपका डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। यूज़ थोड़ा लेट हो सकता है, लिमिटेड यूज़र्स हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग जरूर होगा। तो कोई व्यर्थ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं आ रही तो फेंक दो, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो आपके प्रयोग की ना हो लेकिन किसी और के प्रयोग की हो। ठीक है, तो पुस्तकालयों का तीसरा विज्ञान का नियम जो है वो हर पुस्तक का अपना पाठक होता है का अर्थ है कि सभी पुस्तकों का पुस्तकालय में स्थान है, भले ही केवल एक छोटा जनसांख्यिकी समूह ही उन्हें पढ़ना चाहता हो। रंगनाथन ने बाद में स्पष्ट किया कि पुस्तक शब्द का अर्थ किसी भी दस्तावेज के लिए मान्य है, कोई वो पर्टिकुलर किताब के लिए ही निकाला जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। अब ये इम्प्लीकेशन जो है लाइब्रेरी साइंस में कैसे होता है, थर्ड लॉ हमारा, जैसे ओपन एक्सेस सिस्टम। अगर ओपन एक्सेस सिस्टम है तो वो किताबें जो पीछे तरफ रैक में रखी रह जाती हैं, अगर यूज़र डायरेक्ट उन तक खुद पहुंच पाएगा तो ढूंढ पाएगा कहाँ पे क्या है। कई बार होता है कि यूज़र्स को पता ही नहीं होता कि वो बुक उसको चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी आ सकता है,
कि कुछ वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना चाह रहा, कुछ भी नहीं। अब नई के अंदर हो सकता है वो जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से बुक रखी हुई हो, उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाए तो वो तो पढ़ना चाह रहा हो, या कोई स्पेसिफिक बुक वो जो सर्च कर रहा है उसे कहीं नहीं मिली और वो बुक पीछे रैक में इतने समय से रखी है कि किसी को पता नहीं चले कि यहाँ पर है। या कई बार मिस माइंड से मैं हो जाता है, निकल जाता है कि हम भी उसको लाइब्रेरी जो है बता नहीं पा रहे होते हैं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बुक एक ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर ओपन एक्सेस सिस्टम होगा, यानी कि हम अगर खुद जाकर, यूजर्स खुद जाकर अपने अकॉर्डिंग सर्च कर पाए इंफॉर्मेशन, तो वो बुक प्रयोग में लाई जा सकती है। इसलिए एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है गुड अरेंजमेंट टू फाइंड इजीली, कि बुक का अरेंजमेंट सेल्फ पे इस अकॉर्डिंग किया गया हो कि ढूंढना आसान हो। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर एक हमने रखी हुई है और उल्टी रखी हुई है तो नाम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने एक बुक के आगे दूसरी रख दी तो पीछे वाली बुक है उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो अरेंजमेंट सिस्टम ऐसा हो कि यूज़र खुद भी उसको समझ पाए, या हमारा जो कैटलॉगिंग सिस्टम है क्लासिफिकेशन वाला, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम भी इजीली सर्च करके उनको बता पाते हैं या दिखा पाते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस रैक में रखी गई है, तो आप यहाँ पे एक बार सर्च कर सकते हैं। द थर्ड वन इज डिस्प्ले न्यू एडिशन और अराइवल्स, या आपके जो पुराने हैं उसको भी कर सकते हो कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कोई नई आई है या कोई पुरानी भी है, तो दोनों का ही डिस्प्ले हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं। डिस्प्ले मीन्स कि उनका प्रदर्शनी मीन्स के सामने ही आपने एंट्रेंस पे एक बोर्ड लगा दिया है या एक स्टैक लगा दिया है जिसके अंदर शेल्फ के अंदर वो सारी बुक अरेंज हो रखी हैं, जो नए आपके पास अराइवल्स आए हैं, जो पुराने हैं उनमें से भी कुछ जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये वाले भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यूजर्स को पता चलता रहता है कि हाँ इनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। नेक्स्ट है अरेंज बुक एग्जीबिशंस, बुक एग्जीबिशंस लगा दो। बुक एग्जीबिशंस के अंदर जो नए पुराने तो हैं उनको भी दिखाया जा सकता है। और लास्ट है ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग मीन्स क्या है, ये एक आपका एब्रीविएशन है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के अंदर क्या होता है कि आप ऑनलाइन ही किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, तो उनके पास सर्चिंग ऑपरेशन घर के पास या नेट के थ्रू वहीं से ही वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपके जो इम्प्लीकेशंस हैं जो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने आपको वो बता दिए हैं। अब आ गया है कि ओपन एक्सेस आपका जो सिस्टम है, ये गुड अरेंजमेंट टू फाइंड इजीली डिस्प्ले न्यू एडिशन और अराइवल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बुक एग्जीबिशंस एंड ओपेक, ये आपके थर्ड लॉ के इम्प्लीकेशंस हैं। तो पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनता, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, क्या मोटो है हमारा इस चैनल का कि हम द स्टडी स्टूडियो से आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ किस अकॉर्डिंग आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो कैसे आते हैं, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग बनता है क्या कि आपको इम्प्लीकेशन के जो ये हैं बता दिए जाएंगे तरीके, और ये किस लॉ से कनेक्टेड हैं आपको बताना होता है, या आपको लॉ लिख दिया जाएगा थर्ड लॉ से रिलेटेड कौन कौन से इम्प्लीकेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, प्रयोग कैसे लाए जाते हैं, तो वो आपको लिखना या याद करना होता, बताना होता। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट रिमाइंड करने हैं। एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो सब्जेक्टिव बुक्स हैं ना उनके अंदर ये सारे पॉइंट ना ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं दिए गए हैं, तो हमारी जो एक कोशिश है कि हमने उन सभी पॉइंट की जो समरी है निकाल के आपको सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं, पॉइंट वाइज बता रहे हैं, ताकि आपको पढ़ना और समझना आसान हो, और साथ साथ एक तरह से ये नोट का काम कर रहे हैं। जैसे आपने नोट राइट डाउन करते हैं ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इनको यूज़ में प्रयोग में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो मैं इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप सारी चीज़ तो बुक नहीं पढ़ सकते ना, तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो उसकी तौर पर भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स। ठीक है, तो जो हमारा ये फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जैसा कि आप इस टैगलाइन से ही समझ पा रहे होंगे, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि जो पाठक है उसका हमें समय बचाना है। अब समय कैसे बचाया जाता है? ऑब्वियस है, अगर आप जो इन्फॉर्मेशन को नीड है आपकी, जो आप सर्च कर रहे हैं, वो आपको जितनी जल्दी मिल जाएगी
उसमें जितना कोई जल्दी आपकी हेल्प कर पाएगा उसे सर्च करने में, या जितना आसानी से आप उसे प्राप्त कर पाओगे उतना ही आपका समय बच जाएगा, है ना। तो सेम वही चीज़ है कि द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, मीन्स दैट all readers should be या all users should be able to easily locate the material they desire quickly and efficiently। जल्दी और आसानी से मिल जाएगा तो आपका टाइम बच गया। द प्रैक्टिस ऑफ लाइब्रेरियनशिप क्रिएट, जो लाइब्रेरियनशिप की प्रैक्टिस करते हैं, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्रिएट सिस्टम सर्विसेज वर्क फ्लो गाइड एंड अ फ्रेमवर्क टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्शियलिटी टू द यूजर। Ranganathan said, the fourth law in turn saved the time of the library staff through such practice as centralized classification and cataloging, documenting materials before sending them to the library. They ordered them the mechanism of the method of information retrieval। ठीक है कि आपके पास ऐसा सिस्टम हो, ऐसा मैकेनिज्म हो, ऐसा तरीका हो क्लासिफिकेशन का, जिसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन को उतना ही बेहतर तरीके से, उतना ही एफिशिएंट तरीके से, उतना ही ईजिली तरीके से और क्विकली तरीके से आप यूज़र को प्रोवाइड करा पाएँ। तो पुस्तकालय विज्ञान का जो चौथा नियम, अब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि पाठक का जो समय बचाता है का अर्थ है कि सभी संरक्षक आसानी से अपनी इच्छित सामग्री को जल्दी और कुशलता से ढूंढने में सक्षम होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, फिर से वही बात मैं एक बार दोहराता हूँ, क्या कि हमारा मोटो क्या है। हमारा मोटो है द स्टडी स्टूडियो का। कई बार हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं आप उनको नहीं समझ पाते हैं, कहने के लिए हिंदी है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, ना ही आप उसको याद रख पाते हैं। याद भी आपको तभी रहेंगे अगर आपको ईजीली वो टॉपिक क्लियर है या समझ आ चुका है। तो जैसे कि इसके अंदर संरक्षक आसानी से इच्छित सामग्री या कुशलता ढूंढने में सक्षम होना चाहिए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको लेकिन समझ लेना है क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कि इच्छित सामग्री यानी कि जो आपकी इच्छा अनुसार आपको चाहिए। ठीक है, या संरक्षक आसानी से यानी कि उसको जो संरक्षण किया गया है वो, या सक्षम होना यानी कि एफिशिएंट तरीके से वो ढूंढ पाना, पा लेना। तो जो लाइब्रेरियनशिप का जो अभ्यास उपयोगकर्ता के लिए व्यवहारिकता के लाभ के लिए सिस्टम, सेवाएं, वर्कफ्लो, गाइड और ढांचे बनाता है। रंगनाथन ने कहा कि चौथा नियम बदले में पुस्तकालय कर्मचारियों को समय की बचत करता है, जैसे कि केंद्रीय वर्गीकरण, ये एक तरीके हैं जिनसे समय बचेगा आपका। कैटलॉगिंग, प्रॉपर तरीके से कैटलॉग की गई हो। ऑर्डर करने वाले पुस्तकालयों में भेजने से पहले सामग्री का दस्तावेजीकरण करना और सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए मशीनीकृत तरीके। ठीक है, मशीनीकृत तरीके यानी कि आप कंप्यूटराइज जो ऑपरेशनल होते हैं वो सभी। तो अब ये जो फोर्थ लॉ है ये लाइब्रेरी उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो देख लेते हैं। तो वही जैसे ओपन एक्सेस समय बचाता है, कैटलॉगिंग कहते हैं उसका यानी सूचीबद्ध करना तरीके से, अगर जो आपको रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं एक ही फ्लो में करना ताकि सेम उसको समझ पाएँ और उसको आप आसानी से ढूंढने में खुद भी सक्षम हो पाएँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द बुक यानी पुस्तकों और अन्य वस्तुओं का वर्गीकरण है वो तरीके से किया गया हो। सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि आपका परिसंचरण तंत्र जो है वो सही होना चाहिए, सर्कुलेशन। यूनियन कैटलॉग होना चाहिए। यूनियन कैटलॉग से क्या होता है कि हर अगर लाइब्रेरी अपना अलग अलग बनाने लगी कैटलॉग तो फिर उसको समझना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूज़र्स हैं वो हर लाइब्रेरी का जाके उसका जो यूनियन कैटलॉग है उसको समझने की कोशिश करते रह जाते हैं। ठीक है, एक जैसा कैटलॉग है तो उनको समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रैक्टिस में होता है, डेली हैबिट यूज जैसे कहते हैं वैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ लॉ। इसी अकॉर्डिंग हमारा है फिफ्थ लॉ, पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा नियम। जैसे अभी हमने इंग्लिश में देखा था फिफ्थ लॉ, उसको हिंदी में हम देख रहे हैं एक बार कि पुस्तकालय विज्ञान का जो पांचवा नियम है, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। जीव क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जैसे जीव एक अपना अलग अलग स्टेट में आता है, जैसे बाल अवस्था से किशोरावस्था, फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में ऐसे ग्रोथ कर रहा है, सेम ऐसे ही पुस्तकालय यानी कि पहले स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था पुस्तकालय का उसके बाद लिमिटेड स्टॉक था, फिर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, कलेक्शन बढ़ रही है, स्टाफ बढ़ रहा है और उसकी नॉलेज बढ़ रही है या उसकी सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो इसी अकॉर्डिंग उसको जीव के संरक्षण के श्रेणी में रखा गया है।
तो पुस्तकालय विज्ञान का जो 5वां नियम है, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। इसका अर्थ है पुस्तकालय एक गतिशील संस्था होनी चाहिए जो अपने दृष्टिकोण में कभी स्थिर ना हो, यानी कि जो उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो उसने सोचे हैं, डिसाइड किए गए हैं, वो हमेशा टाइम टाइम चेंज होते रहने चाहिए एक बार अचीव करने के बाद। रंगनाथन ने 2 प्रकार के आपके वृद्धि के पहचान बताए हैं। कौन कौन सी वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती हैं? पहला तो है वह वृद्धि जो पुस्तकालय के संग्रहण में वस्तुओं की मात्रा बढ़ाती है, और वह वृद्धि जो सामग्री के प्रतिस्थापन के माध्यम से संग्रह के समग्र गुणवत्ता के आधार में सुधार करती है। यानी उसकी सामग्री में वृद्धि और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि, 2 तरह की आपकी वृद्धि हो गई हैं, यानी कि आपका डेवलपमेंट हो गया है। तो पुस्तकों, विविधियों और भौतिक पुस्तकालयों के समय के साथ साथ अद्यतन किया जाना चाहिए। बढ़ते भौतिक स्थान पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन 21वीं सदी में इसका मतलब हो गया है एक संग्रह में कई प्रारूप प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये 5th लॉ जो है, इम्प्लीकेशन जो कैसे होता है आपके लाइब्रेरी के फील्ड में, लाइब्रेरीज में। तो फर्स्ट है कि किस किस चीज़ में ग्रोथ या डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ग्रोइंग होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट हो गया कलेक्शन में डेवलपमेंट, विकास होता है, आपका ग्रोथ होती है। रीडर्स में यूज़र टाइम टाइम बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ बढ़ जाता है, आपका क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग है वो बढ़ जाता है। प्रोविज़न फॉर द फ्यूचर, आपका जो भविष्य के लिए जो आपके मोटिव हैं, जो उद्देश्य या आपने जो एम सेट किए हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड रीडिंग ऑफ बुक, रीडिंग ऑफ बुक इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 5th लॉ। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो गई है या जो प्रयोग में नहीं है तो उसको जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है, नए कलेक्शन को लाने के लिए पुराना कई बार हटाने भी पड़ते हैं। अब लाइब्रेरीज अपने रीडिंग कैसे करती है कि वो ऐसा नहीं है कि बुक को उठा फेंक दिया, जो दूसरी लाइब्रेरीज होती हैं ज़रूरतमंद उनको दे देती है या दूसरे जो यूज़र्स होते हैं उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो 5th लॉ से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, हमारा द स्टडी स्टूडियो जो चैनल है वही आपको बताता है कैसे कि क्या हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो तो हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया ही है। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये इम्प्लीकेशंस जो हैं तरीके बता दिए जाते हैं। तो ये किस लॉ से रिलेट करते हैं, किस लॉ से जुड़े हुए हैं, जैसे कलेक्शन वाला, रीडर, स्टाफ, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एंड रीडिंग बुक्स। तो ये आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो आपको बताना होता है कि हाँ जी ये वाला जो लॉ से रिलेटेड हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो हमने अभी डिस्कस किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जो भी आपके सजेशंस हैं वो ज़रूर दीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।